हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी जीएस हम पढ़ा रहे हैं आपको इतनी धीमी गति से हम लोग पढ़ाएं और इतनी स्पष्ट तरीके से आपको पढ़ाएं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और जो भी चीज आप इस चैनल से पढ़ें, नीलमणि एजुकेशन से जो भी चीजें आप पढ़ें, उससे आने वाले क्वेश्चंस को आप बिल्कुल सटीक तरीके से करके आएं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन हमारी क्लासेज से बाहर ना जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो हमने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इतिहास क्या है, इतिहास का वर्गीकरण, और उसके बाद हमने तिथि निर्धारण करने का प्रयास किया था कि ईसवी पूर्व और ईसवी क्या होता है। ठीक, आज हम देखेंगे इतिहास में। मैंने आपको बताया था इतिहास जानने के स्रोत में सबसे पहला आता है पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग पहले पढ़ेंगे मृद भांड। मृद भांड को आप साधारण तरीके से समझिए, ऐसे बर्तन, भांड का मतलब बर्तन और मृदा का मतलब मिट्टी, यानी कि मिट्टी से बने बर्तन। किस तरह के बर्तन? जैसे घड़े, जैसे मटकी, जैसे सुराही या पानी रखने का कोई पात्र, इस प्रकार के पात्र हम लोग पढ़ेंगे। जब हम प्राचीन भारत में जाते हैं, जब पाषाण समय में, हड़प्पा सभ्यता के समय में, जब इतिहासविदों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने जब खुदाई की या खोज की उत्खनन के दौरान, उन्होंने पाया कि कुछ मिट्टी के टुकड़े मिल रहे हैं। उन मिट्टी के टुकड़ों को उन्होंने सोचा कि ये तो मिट्टी के टुकड़े हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका कोई खासा महत्व तो होगा नहीं हमारे इतिहास जानने में। लेकिन सबसे पहले फ्लिंडर्स पेट्री, फिलिंडर्स पेट्री नामक एक इतिहासविद थे। उन्होंने मिस्र के उत्खनन के दौरान, जिस समय वो मिस्र में उत्खनन कर रहे थे, इजिप्ट मिस्र में, उस समय उन्होंने इसके महत्व को समझा। उन्होंने बताया, देखिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मृद भांड। मृद भांड, मृद भांडों में सबसे पहले जो मृद भांडों के महत्व को समझा वो थे इतिहासवेत्ता फ्लिंडर्स पेट्री। फिलिंडर्स पेट्री ने बताया कि जब अलग अलग सभ्यताओं में विभिन्न प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग किया गया था, जब फिलिंडर्स पेट्री ने इन मिट्टी के मिले हुए टुकड़ों को के महत्व को समझा, तब से मृद भांडों का महत्व समझा जाने लगा। और तभी से लेकर विभिन्न सभ्यताओं में जिस जिस प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग हुआ, उसका लगातार इतिहासवेत्ता अध्ययन करने लगे। ठीक, तो आपके एग्जाम में, पीसीएस तक के एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मृद भांडों के महत्व को सबसे पहले किसने समझा था? तो फ्लिंडर्स पेट्री ने। ठीक, आगे हम देखते हैं। और ये कहां पर इन्होंने सबसे पहले, जब ये मिस्र का उत्खनन कर रहे थे, मिस्र में उत्खनन के दौरान इन्होंने मृद भांडों के महत्व को समझा था। दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं भारत में। भारत में जब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काल कौन सा हम पढ़ते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल का समय कितना रहता है? प्रारंभ से लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में। इसमें पाषाण काल में 3 काल होते हैं। एक पुरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, और दूसरा होता है नवपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, हम लोग ये बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में मृद भांडों का प्रयोग किस समय से होने लगा था, इस बात को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब जिस समय पुरा पाषाण काल का दौर था, पुरा पाषाण काल के लोग अपना जीवन आखेट के आधार पर करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार के आधार पर। वो अपने पत्थर से बनाए गए औजारों से शिकार करते थे और उसी मांस का वो भक्षण किया करते थे। इस प्रकार का उनका जीवन था, यानी कि वो भोजन को पकाने जैसी बातें नहीं जानते थे। इसके बाद में जब मध्य पाषाण काल आया, इस समय में वो
आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्राहक हो गए थे। क्या हो गया? खाद्य संग्राहक। अभी खाद्य उत्पादक नहीं हुए हैं, अभी वो छोटे छोटे औजारों से शिकार करते थे और उनको एकत्र कर लेते थे और उन्हीं उन्हीं से वो अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन जैसे जैसे नवपाषाण काल आया, नवपाषाण काल में उस समय के लोग खाद्य उत्पादक हो गए थे, खाद्य उत्पादक हो गए। खाद्य उत्पादक का मतलब वो लोग अनाज उगाने लगे थे। जब उस समय के लोग अनाज उगाने लगे तो उनको पकाने के लिए बर्तन की भी जरूरत रही होगी। तो सबसे पहले नवपाषाण काल में मृद भांड का प्रयोग होने लगा था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? मृद भांड का सर्वप्रथम प्रयोग कब होने लगा था? नवपाषाण काल में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि किस समय से मृद भांडों का प्रयोग की शुरुआत हुई, तो नवपाषाण काल से मृद भांडों के प्रयोग की शुरुआत होती है। इस समय जो मृद भांड बनाए जाते थे वो लोग अपने हाथों से मृद भांड बनाते थे। मतलब हाथों से जब मृद भांड बनाते होंगे उतने बहुत सुंदर वो बनते नहीं होंगे भाई, टेढ़े मेढ़े बनते होंगे। और शुरुआत का दौर था, चाक पर अभी बर्तन नहीं बनते थे, ठीक। और इसके बाद में जब हड़प्पा सभ्यता आया, लगभग हम कहेंगे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के समय में, उस समय मृद भांड चाक पर बनाए जाने लगे। लेकिन अभी नवपाषाण काल में जो मृद भांड बनाए जाते थे वो हाथों से बनाए जाते थे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मृद भांडों की शुरुआत किस समय से हुई? नवपाषाण काल से। क्यों हुई? क्योंकि नवपाषाण काल के जो लोग थे वो खाद्य उत्पादक हो गए थे, अनाज उगाने लगे थे, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं पाषाण काल के बाद में 2500 ईस्वी पूर्व से आगे हम लोग किस काल को पढ़ते हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का हमें समय रहता है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के समय में लोग इतने विकसित हो गए थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वहां के लोगों में तकनीकी का विकास हो गया था वहां पर। और यहां के लोग जो मृदभांड बनाने लगे थे वो चाक पर बनाने लगे थे। एक चाक बनाया उन्होंने और उस पर बड़े सहज तरीके से गोल और सही आकार के, निश्चित आकार के वो लोग मृदभांड बनाने लगे थे। इस समय जो मृदभांड प्रयोग हुए उनको विशेष नाम दे दिया गया, उन्हें कहा गया गैरिक मृदभांड। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं तो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का जो समय रहता है, हड़प्पा सभ्यता में लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के दौरान में यहां पर गैरिक मृदभांड का प्रयोग होता था। ठीक है, गैरिक मृदभांड का प्रयोग होने लगा था। इन्हीं को पुरातत्ववेत्ता अपनी लैंग्वेज में, यानी कि हम कहें आर्कियोलॉजी की लैंग्वेज में, इसी को ओकर कलर्ड पोट्री कहा जाता है। ओकर कलर्ड, ठीक है, ओकर कलर्ड पोट्री कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है गैरिक मृदभांड। तो आपसे पूछे कि गैरिक मृदभांड किस समय की विशेषता है, तो यह किस समय की विशेषता है? हड़प्पा सभ्यता की। यह परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, गैरिक मृदभांड या ओकर कलर्ड पॉट। ठीक, इतनी बातों को आपने समझा होगा। तो आपने 3 पॉइंट समझे। पहली बार मृदभांडों को के महत्व को किसने समझा? फिलिंडर्स पेट्री ने। भारत में मृदभांडों का प्रयोग किस समय से आरंभ होता है? नवपाषाण काल से। और उसके बाद परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में जब चाक पर बर्तन मृदभांड बनाए जाने लगे, उन मृदभांडों को क्या कहा गया? ओकर कलर्ड पोट्री कहा गया, गैरिक मृदभांड कहा गया। इतनी बातें आप नोट कर लेंगे। अगर आप नोट नहीं भी करते हैं, आपको मैं जितना भी इतिहास जानने के जो स्रोत मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी मैं एक पूरी पीडीएफ बना रहा हूं। वो पीडीएफ जैसे ही ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्वेश्चंस के साथ वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वो पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ जाएं, इसको मिटा देते हैं।
आगे देखते हैं। इसके बाद में जब हड़प्पा सभ्यता का काल रहा, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 1500 ईस्वी पूर्व तक, इसके बाद में आता है ताम्रपाषाण काल, क्योंकि कालक्रम की दृष्टि से ताम्रपाषाण काल हड़प्पा सभ्यता के बाद में आता है। ताम्रपाषाण काल का समय कितना रहता है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 1200 ईस्वी पूर्व तक। जितनी भी बस्तियां हमें अभी तक ताम्रपाषाण काल की मिली हैं, उनकी जो तिथि है वो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व या 1100 ईस्वी पूर्व तक की हमें बस्तियां मिली हैं। इस समय विशेष प्रकार के मृद भांड का प्रयोग किया जाता था। उन मृद भांडों को कहा जाता था ताम्रपाषाण काल में, उन्हें कहा जाता था पेंटेड ग्रे वेयर्स। ठीक, चित्रित धूसर मृद भांड। सॉरी, ये ताम्रपाषाण काल में जिन बर्तनों का प्रयोग किया जाता था वो थे रेड एंड ब्लैक। रेड ब्लैक वेयर। ठीक, इन्हें कहा जाता था कृष्ण लोहित। कृष्ण लोहित मृद भांड। ठीक है, तो ये जो रेड ब्लैक वेयर हैं, कृष्ण लोहित मृद भांड हैं, इनको क्या कहा, किस समय प्रयोग होते थे? ताम्रपाषाण काल के समय में। और यहां पर इन पर कुछ आकृतियां, रेखाएं या चटाई छाप बना दी जाती थी। मतलब थोड़ी सी तकनीक का जैसे जैसे विकास होता गया, तब ताम्रपाषाण काल में कृष्ण लोहित मृद भांड बने और इस पर कुछ चटाई छाप भी मिलती थी। मतलब कुछ सफेद कलर से वो लोग इसके ऊपर डिजाइन बना देते थे। तो हम कहेंगे कि हमारे रेड ब्लैक या ब्लैक रेड जो वेयर थे वो किस समय की विशेषता है? वो ताम्रपाषाण काल की विशेषता है। ठीक, कृष्ण लोहित मृद भांड। इसके बाद में हमें एक और मृद भांड मिलते हैं। वो हमें कब मिलते हैं? जब ताम्रपाषाण काल के बाद जब वैदिक सभ्यता में हम पहुंचते हैं, और वैदिक सभ्यता में जब लोहे का प्रयोग होने लगता है, लगभग हम कहें उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल कितना रहेगा? लगभग वो रहेगा 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। तो वैदिक काल की तिथि कितनी है? वैदिक काल। वैदिक काल में दो, पूरा जो तिथि है इसकी वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है। आप कहेंगे सर ये भी है। हां, ये जो ताम्रपाषाण काल की जो बस्तियां हैं, ये वैदिक सभ्यता के समकालीन चली थी, उसी के समकालीन चली थी। और वैदिक सभ्यता इसीलिए ये भी 1500 से 1200 के समय में, जिस समय ताम्रपाषाणिक सभ्यता चल रही थी, उसी समय आर्यों का भी आगमन हो गया था। और इनको कहा जाता है 1500 से लेकर लगभग 600 तक, 600 ईस्वी पूर्व महाजनपदों के उदय तक वैदिक सभ्यता रही थी। वैदिक सभ्यता दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक हम कहते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, और एक हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक का ऋग्वैदिक काल को हम कहते हैं 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का जो काल रहता है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहता है। अब इस 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग होने लगा था। भाई सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से तो ताम्रपाषाण काल पहले आता है, तांबे का, फिर कांसे का, और फिर लोहे का प्रयोग हुआ। और जिस समय लोहे का प्रयोग हुआ, उस समय जिन मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था उनको कहते थे पेंटेड ग्रेवेयर। क्या कहते थे? पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर।
इन्हें कहते थे चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक, चित्रित धूसर मृदभांड जो है ये किस समय की विशेषता है? ये लोहिक संस्कृति की विशेषता है, मतलब जिस समय लोहे का प्रयोग होने लगा था। और ये किस समय में? वैदिक सभ्यता के समय में। तो आपने कितनी बातों को पढ़ा? हड़प्पा सभ्यता के समय में ओकर कलर्ड पोर्ट का, गैरिक मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। ताम्र पाषाण काल में ब्लैक रेड यानी कि कृष्ण लोहित मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। और वैदिक काल में लौह संस्कृति के समय में पेंटेड ग्रे वेयर का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद में वैदिक काल के बाद 600 ईस्वी पूर्व से आगे जब हम पढ़ेंगे तो भारत में विभिन्न महाजनपदों का उदय हुआ। और महाजनपदों के उदय के समय ही यहां पर दूसरा नगरीकरण, पहला नगरीकरण कब हुआ था भाई? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो प्रथम नगरीकरण जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समय में हुआ था। ठीक है, और दूसरा नगरीकरण जो हुआ था वो 600 ईस्वी पूर्व के बाद में, 600 ईस्वी पूर्व के बाद में हम कहें बुद्ध के समय में, उस समय में दूसरा नगरीकरण हुआ। और उस समय किस तरह के मृद भांडों का प्रयोग किया था? NBPW। अभी हम आपको बताते हैं, ये वाला आप लिख लेंगे इसको। ठीक, अब तक हमने पढ़ा था वैदिक काल तक। वैदिक काल हमने कब तक पढ़ा था? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद का जो हम काल पढ़ते हैं वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से लेकर, जब इसी में मगध उत्कर्ष को हम पढ़ते हैं, इसे हम लगभग 322 ईस्वी पूर्व तक पढ़ते हैं, क्योंकि 322 ईस्वी पूर्व के बाद में मौर्य साम्राज्य का आगमन हुआ था। ठीक, मौर्यों का आगमन हो गया। लेकिन अभी हम महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। इसी महाजनपद काल के समय में दूसरा नगरीकरण हुआ था। और इस समय जिन मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड। ठीक, तो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब जिस समय दूसरा नगरीकरण हुआ था उस समय किस तरह के मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था, तो आप कहेंगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का प्रयोग किया जाता था। आपसे पूछा जाए कि पाषाण काल में, नव पाषाण काल में किस प्रकार के, तो उस समय हाथ से बने हुए बर्तनों का मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था, तो गैरिक मृद भांड, ओकर कलर्ड पोर्ट का। उसके बाद ताम्र पाषाण काल में ब्लैक एंड रेड वेयर का प्रयोग किया। और लौह संस्कृति में चित्रित धूसर मृद भांड, पेंटेड ग्रे मृद भांड का प्रयोग किया जाता था। इतनी चीजें हमें मृद भांड के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, ये लगभग जिस तरह का इतिहास पढ़ना चाहिए हमें, उससे भी हम थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमसे छूट ना पाए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मृद भांडों में इतना ही था। पुरातात्विक स्रोतों में पहला हमने पढ़ा मृद भांड। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख। देखो, अभिलेख का मतलब है कि जो पत्थरों पर अभिलेख लिख दिए जाते थे, स्तंभों पर अभिलेख लिख दिए जाते थे। जैसे मान लो आजकल भी जब हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर पत्थर पर कुछ लेख खोद दिए जाते हैं। अब ये प्रथा जो है आज की नहीं है, ये पहले समय से चली आ रही है। कब से चली आ रही है इस बात को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि अभिलेख किस किस पर लिखे जाते थे।
पत्थरों पर लिखे जाते थे, मंदिरों पर लिखे जाते थे, विभिन्न स्तंभों पर लिखे जाते थे, ताम्र पत्रों पर अभिलेख लिखे जाते थे। इस तरह से कई तरह से अभिलेख लिखे जाते थे। सबसे पहले जो हमें अभिलेख मिलता है वो 1400 ईस्वी पूर्व का। सबसे पहले हमें 1400 ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख मिलता है एशिया माइनर का, भारत में नहीं, एशिया माइनर में। एशिया माइनर का मतलब है आज का तुर्की। एशिया माइनर का मतलब है आज का तुर्की। और यहां का जो अभिलेख है वो है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। इस अभिलेख से हमें पहली बात तो यह है कि यह बहुत पुराना 1400 ईस्वी पूर्व का तुर्की से मिला हुआ बोगज कोई अभिलेख है। जब यह भारत से बाहर से मिला तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि इसी अभिलेख से आर्यों के ईरान से भारत की तरफ आगमन के संकेत हमें बोगज कोई अभिलेख से मिलते हैं। इस अभिलेख से किसके मिलते हैं हमें संकेत? आर्यों के भारत की ओर आगमन के। ठीक, भारत की ओर आगमन के संकेत मिलते हैं हमें 1400 ईस्वी पूर्व में बोगज कोई अभिलेख से। अब हम अपने भारत में आ जाते हैं। अगर हम भारत में देखें तो हड़प्पा सभ्यता के समय में, सबसे पहली बात है हड़प्पा सभ्यता के समय में हमें अभिलेख, अच्छा अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लेख शास्त्र, पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक, ये दो दृष्टि से इंपॉर्टेंट है एपिग्राफी। हो सकता है आपसे इंग्लिश में भी पूछ लिया जाए, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, उसमें भी पूछा जा सकता है, और जीएस में भी पूछा जा सकता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी या पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते आते हैं हम। सबसे पहले हमें जो अभिलेख मिलने लगते हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलने लगते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख तो मिलते हैं, लिपि भी वहां पर मिलती है, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता को किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। मैंने अपनी पहली क्लास में यही पढ़ाया था आपको, पूरा पाषाण, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और वो किस तरह से वर्गीकृत था वहां पर मैंने आपको बताया था। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली वो किस प्रकार की है? भाव चित्रात्मक या चित्राक्षर लिपि। हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक या चित्राक्षर लिपि। कहा जाता है, इतिहासविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने भाव को प्रदर्शित करने के लिए कोई आकृति बना दी होगी ताकि दूसरा व्यक्ति उसको समझ सके, लेकिन हम तो उसको अभी पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए उस लिपि को उन्होंने भाव चित्राक्षर लिपि कहा गया, मतलब चित्र के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर दिया हड़प्पा सभ्यता में। तो सबसे पहले लेख हमें कहां से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो फिर भारत में पढ़े जा सकने वाले लेख कब से मिलते हैं हमें? मौर्य काल में। मौर्य काल में हमें पहली बार पढ़े जा सकने वाले अभिलेख मिलते हैं, जो विभिन्न पत्थरों पर, जो विभिन्न स्तंभों पर गुदे हुए हैं। और इनको सबसे पहले खोजा किसने था? 1750 में जोसेफ टी फेंथलर ने। यहां पर एक बात समझने का प्रयास करना, मौर्य समय के जो अभिलेख हैं उनको खोजा पहली बार जो है वो जोसेफ टी फेंथलर ने था 1750 में, लेकिन इनको पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। खोजा है जोसेफ टी फेंथलर ने, लेकिन इसको पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की वो 1837 में
जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक, जेम्स प्रिंसेप ने मौर्य काल के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन अभिलेखों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया? तो प्राकृत भाषा का। इन अभिलेखों में मौर्य काल के जो अभिलेख थे, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, मौर्य काल से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख तो मिले लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। अब हम शुरू करेंगे मौर्य काल से। मौर्य साम्राज्य का काल रहा था लगभग 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक, ठीक। और इस समय में जो अभिलेख मिले उन वो प्राकृत भाषा में थे। किस तरह के भाषा में थे? प्राकृत भाषा। और लिपि किसका प्रयोग किया गया था? इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और आगे चलकर मौर्य के अभिलेखों में ही खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया गया था। आगे चलकर किस लिपि का? खरोष्ठी। और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि किस तरह से लिखी जाती थी? जैसे हम हिंदी लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, इधर बाएं से दाएं की तरफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। आपसे पूछा जाए कि मौर्य शासनकाल के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो प्राकृत भाषा का। किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं हम। यहां पर सबसे पहला शासक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख हमें मिलता है, महा सहगौरा अभिलेख। सहगौरा अभिलेख में, सहगौरा अभिलेख, सहगौरा अभिलेख से हमें दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का मतलब अकाल, अकाल के समय में जो राजा द्वारा लोगों को राहत प्रदान की गई थी उसकी हमें जानकारी मिलती है सहगौरा अभिलेख से। ठीक है, सहगौरा अभिलेख किससे संबंधित है? दुर्भिक्ष या अकाल से। दुर्भिक्ष या अकाल से संबंधित है। अकाल के समय में जब राजा द्वारा जो राहत प्रदान की गई थी लोगों को, उसकी जानकारी हमें सहगौरा अभिलेख से मिलती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के, सहगौरा अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यह पहला अभिलेख हुआ। आगे बढ़ जाएं हम। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही हमें एक महास्थान अभिलेख से जानकारी मिलती है। किससे? महास्थान अभिलेख। दूसरा कौन सा है? महास्थान अभिलेख। यह भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय का ही अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ग्रामीण प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है महास्थान अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रामीण प्रशासन के बारे में। ठीक, ग्रामीण प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है महास्थान अभिलेख से, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद में हमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो शासक हुआ अशोक, अशोक के जो अभिलेख हैं वो बहुत सारे अभिलेख हैं। कुछ बड़े शिलालेख हैं, कुछ लघु शिलालेख हैं, कुछ बड़े स्तंभ लेख हैं,
कुछ लघु स्तंभ लेख हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि लघु शिलालेख के अतिरिक्त एक लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, लेकिन बाकी के सभी अभिलेख जैसे मास्की अभिलेख, इन सभी अभिलेखों में अशोक को प्रियदसी कहा गया, यानी कि देवताओं का प्यारा। अशोक को अभिलेखों में देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय, प्रियदसी। ठीक है, देव नाम प्रिय प्रियदसी का मतलब है देवों का प्यारा। ठीक, देवों का प्यारा। तो अशोक के अभिलेखों में अशोक को किस नाम से पुकारा गया है? देव नाम प्रिय प्रियदसी, यानी कि देवों का प्यारा कहकर इनको पुकारा गया है। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसमें अशोक ने जो अपनी जनता को जो आदेश दिए, जो अपने अधिकारियों को जो आदेश दिए, इन सब की हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? वो अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। वो विभिन्न स्तंभों पर और विभिन्न प्रस्तरों पर अंकित हैं। ठीक है, इतनी बात अशोक के बारे में हम लोगों को पता होनी चाहिए। अभी जब मैं आपको समुद्रगुप्त का एक अभिलेख पढ़ाऊंगा उसमें बताएंगे कि प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक के और समुद्रगुप्त दोनों के अभिलेख एक ही स्तंभ पर हमें मिलते हैं। वो अभी जब हम गुप्त शासन की तरफ बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी बातें हुई मौर्य शासनकाल की। मौर्य शासनकाल में मौर्योत्तर शासनकाल में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी। एक तो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुए, मौर्योत्तर काल में एक तो उत्तराधिकारी हुए। उत्तराधिकारी हुए शुंग, कर्ण और सातवाहन। ठीक, एक हुए विदेशी आक्रमण जब हुआ, विदेशियों का आगमन हुआ, उसमें विदेशियों के आगमन में हिंद यवन, शक, पल्लव और कुषाण। ठीक है, तो इस समय जो जो अभिलेख रहे उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला तो अभिलेख आता है उत्तराधिकारियों में सातवाहन शासक का। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का हमें एक अभिलेख मिलता है, नासिक अभिलेख। ठीक, सातवाहन शासक था। उस शासक का नाम क्या था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। मतलब इनकी माता का नाम था गौतमी बालश्री। ठीक है, गौतमी बालश्री इनकी माता का नाम था, इसीलिए इनको कहा गया गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख मिलता है, कहां से? नासिक अभिलेख, महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक, महाराष्ट्र से एक नासिक अभिलेख मिलता है जिससे हमें सातकर्णी के ब्राह्मण होने की जानकारी मिलती है। तो आपसे किस किस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो नासिक अभिलेख सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। और इसी से हमें पता चलता है कि यह सातकर्णी जो है वो ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण। ठीक, इतनी बात हम लोगों को याद रखनी है। नासिक अभिलेख महाराष्ट्र से मिला, सातकर्णी का है, सातवाहन शासकों का है, और इससे हमें ब्राह्मण होने के बारे में पता चलता है। ठीक, इसके बाद हम आगे देखेंगे हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासकों के अभिलेख सिक्कों पर मिलते हैं हमें। हिंद यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने की शुरुआत करी थी। हिंद यवन शासकों में एक शासक मिलता है हमें हेलियोडोरस।
हेलियोडोरस जो शासक था, इसका एक अभिलेख मिलता है हमें गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख से हमें भागवत धर्म के स्थापना के संकेत मिलते हैं। तो हिंद यवन शासकों में सबसे पहली बात यह है कि सिक्कों पर लेख हमें मिलने लगते हैं हिंद यवन शासकों के। और हिंद यवन शासक था एक हेलियोडोरस। ठीक, हेलियोडोरस का एक स्तंभ लेख मिलता है हमें विदिशा से। कहां से? विदिशा। विदिशा है मध्य प्रदेश में। विदिशा मध्य प्रदेश में है। और यहां से जो अभिलेख मिलता है हमें वो है गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख। और गरुड़ स्तंभ लेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? भागवत धर्म के, भारत में भागवत धर्म की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है हमें। किससे मिलती है? हिंद यवन शासक है हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस का एक अभिलेख मिलता है गरुड़ स्तंभ लेख, जो विदिशा मध्य प्रदेश में है। और इससे हमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद में हम बढ़ते हैं शक की तरफ। शक शासक है एक रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख मिलता है हमें। शक शासक रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन का एक अभिलेख मिलता है हमें जूनागढ़, या इसी को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे हमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की जानकारी मिलती है। किसके? सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की हमें जानकारी मिलती है शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो जितने भी अभिलेख अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं, चाहे स्तंभ लेख हो चाहे शिला लेख हो, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे गुप्त शासन की तरफ। गुप्त शासन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तब हम देखेंगे, यहीं पर हम देखें कि अच्छा, इसमें एक और था जूनागढ़ अभिलेख में। जब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल में भारत में जो अभिलेख थे उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी शताब्दी में संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा था। तो शक शासक रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, इस जूनागढ़ अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक, आप याद रखना कि यहां पर ये दूसरी शताब्दी है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं है। अब कहां पर पहुंच गए हम? जीरो से आगे की तरफ ईसा में पहुंच गए हम। दूसरी शताब्दी ईसा में संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा था। और पहली बार संस्कृत भाषा में जो लेख मिलता है हमें, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हमें मिलता है। इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और यह लगभग चौथी पांचवी शताब्दी में, चौथी और पांचवी शताब्दी में खूब संस्कृत का प्रयोग हुआ था। संस्कृत का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम गुप्त की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमने मौर्योत्तर काल देखा। मौर्योत्तर काल का जो समय रहा वो लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर
लगभग 319 ईस्वी पूर्व तक रहा था। और इसके बाद में गुप्तों का आगमन हुआ, और गुप्तों के आगमन में जो हम पहला पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्तों का जो शासनकाल रहा वो लगभग 319 ईस्वी पूर्व ईस्वी से लेकर वो लगभग 550 ईस्वी तक, यहां तक लगभग गुप्तों का शासन रहा था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख हमें मिलता है। समुद्रगुप्त के समय में एक अभिलेख मिलता है हमें, जिससे हमें समुद्रगुप्त के कुछ विजयों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। मैंने अभी आपको यह बताया था, जिस समय अशोक के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अशोक का एक प्रयाग स्तंभ लेख मिलता है, उसी समय का एक समुद्रगुप्त का एक प्रयाग स्तंभ लेख मिलता है हमें। मतलब उस समय का मतलब क्या है कि ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है, ये अशोक के समय में, इसमें अशोक के कुछ, हमें सबसे पहले अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं प्रयाग स्तंभ लेख में। फिर इसी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त ने भी अपने लेख, इस पे प्रयाग स्तंभ लेख पर, इलाहाबाद में है ये, इस पर कुछ अपने लेख लिखे, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्त की विजय, जो जो क्षेत्र उसने विजय किए, उन क्षेत्रों की विजय के बारे में बताया गया है। इतनी जानकारी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयाग स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त के अलावा और किसके अभिलेख उत्कीर्ण हैं, तो अशोक के अभिलेख इस पर उत्कीर्ण हैं। आगे हम बढ़ते हैं, स्कंदगुप्त का एक अभिलेख मिलता है हमें, गरुड़ स्तंभ लेख, नहीं सॉरी, भीतरी लेख। स्कंदगुप्त का जो हमें लेख मिलता है, ये लेख हमें मिलता है भीतरी लेख। ठीक, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, भीतरी लेख स्कंदगुप्त का मिलता है। इससे हमें हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। किसके? हूणों के। ठीक, स्कंदगुप्त का एक लेख है भीतरी लेख, जिससे हमें हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हमें भानुगुप्त का एक एरण अभिलेख मिलता है, भानुगुप्त का। यह भी गुप्त शासक है, भानुगुप्त का। 510 ईस्वी पूर्व में, 510 ईस्वी में, अब हम ईस्वी में चल रहे हैं, 510 ईस्वी में एक लेख मिलता है हमें, एरण अभिलेख। ये जो एरण अभिलेख है, इससे हमें सती प्रथा, सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ठीक है, भानुगुप्त का 510 ईस्वी का एरण अभिलेख, जिससे हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है, और स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से हमें हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। इतने अभिलेख हमें पढ़ने हैं। इसके बाद में दो अभिलेख और मैं आपको बताता हूं। एक आपने सुना होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, और एक पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख मैं आपको पढ़ाऊंगा, एहोल अभिलेख। ठीक है, ये दो अभिलेख इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभिलेख हमें इतने ही याद रखने हैं, और इससे और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको पीडीएफ की चैप्टर पूरा होने के बाद तब मैं आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, एक अभिलेख मिलता है हमें चालुक्य शासक का। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा? एहोल अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख से हमें, एहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। चालुक्य शासक है पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है एहोल, और इससे जानकारी हमें क्या मिलती है?
पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच युद्ध की हमें जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, इसी प्रकार से गुप्तोत्तर काल में एक और अभिलेख हमें मिलता है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। एक मंदसौर अभिलेख मिलता है, किसका? मालवा का एक शासक था यशोधर्मन। मालवा के शासक यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख मिलता है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मंदसौर अभिलेख किसका है, तो यशोधर्मन का, मालवा शासक यशोधर्मन का एक अभिलेख हमें मिलता है, मंदसौर अभिलेख। मालवा का शासक है यशोधर्मन। ठीक, यशोधर्मन से हमें मंदसौर अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख है किसका? मालवा के शासक यशोधर्मन का। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और कलिंग का एक शासक है खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। खारवेल का एक हाथी गुंफा अभिलेख हमें मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल, ये कहां पर है? कलिंग नरेश, जो कलिंग है वो उड़ीसा में है, वर्तमान के उड़ीसा में। कलिंग नरेश खारवेल, इसका एक अभिलेख मिलता है हाथी गुंफा अभिलेख। हाथी गुंफा अभिलेख से हमें, भाई भारत को भारतवर्ष कहा गया, किसमें? हाथी गुंफा अभिलेख में। इसी हाथी गुंफा अभिलेख में भारत को क्या कहा गया? भारतवर्ष। ठीक, और इसी से हमें खारवेल के जैन धर्म के अनुयायी होने का, जैन धर्म के अनुयायी होने की जानकारी हमें मिलती है। कलिंग नरेश खारवेल जैन अनुयायी था, किससे पता लगता है हमें? हाथी गुंफा अभिलेख से खारवेल के। और भारतवर्ष की हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है, मतलब भारत को भारतवर्ष कहा गया हाथी गुंफा अभिलेख में। ठीक है, इतने ही अभिलेख हम लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद एक और आता है गुज्जर प्रतिहार का राजपूत शासक हैं गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार ने एक ग्वालियर अभिलेख मिलता है हमें। क्या मिलता है? ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख आपसे पूछ लिया जाए किसका है, तो गुज्जर प्रतिहारों का है। मैंने आपको बताया था दूसरी शताब्दी में अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा था। वहीं 9वीं शताब्दी के आसपास, मतलब 9वीं शताब्दी के आसपास हम ये कह दें कि लगभग 901, 902 तक से लेकर 1000 तक, लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में प्रादेशिक भाषा का भी अभिलेखों में प्रयोग होने लगा था। किसमें? 8वीं 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, इतनी बातें आपको अभिलेखों में ध्यान रखनी है। इसके बाद अभिलेखों के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिक्के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिक्के, भव स्मारक, चित्रकला और मूर्तिकला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पुरातात्विक स्रोतों में इतनी बातें हम पढ़ेंगे, फिर हम पहुंच जाएंगे साहित्यिक स्रोतों में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।